जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था। इसमें दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जीके जीएस के, उसको आज हमने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों, आज का जो ये सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग जो है ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सारे क्वेश्चनों को इसमें लेकर आने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है जिसका आंसर आप लोगों को पता हो तो उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। बताइए। इसके जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, 2:1, 8:1, 1:2 और 1:8। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के अनुपात हमेशा जो है 1:8 होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन सदैव 2:1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे कि जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भविष्य का जो ईंधन है वो किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें जो है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। कितना होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है दोस्तों जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सा एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो आप लोग आंसर बताएंगे हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। इसके बाद है अगला पॉइंट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 8O16, 8O जो है 17 और 8O18। ये जो है इसके 3 समस्थानिक हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बताइए। जिसको इसका आंसर पता हो तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाल जो है। ठीक है। इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब कोई पिंड में जैसे मान लिया कोई पिंड है और उस पिंड पर जो है असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। और जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है, तो वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है दोस्तों असंतुलित बल होता है। जैसे मान लिया ये एक पिंड है। ठीक है। इस पर दोस्तों 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर की ओर कर रहा है और एक इधर की ओर कर रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगे, जैसे मान लिया कि ये बल कमजोर है इधर वाला और ये बल ज्यादा ताकतवर है, तो ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये पिंड है वो किधर खींचेगा, तो इधर की ओर खींचता चला जाएगा। इसका मतलब कि ये हुआ दोस्तों कि जो वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो कैसा बल है? असंतुलित बल है। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होता है। जैसे मान लिया ये बल कार्य कर रहा है इधर की ओर और ये बल कार्य कर रहा है इधर की ओर, और ये बल कार्य कर रहा है ऊपर की ओर और ये बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर। मतलब जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों और इनका परिणामी बल शून्य हो, मतलब जो ये पिंड है वो किसी भी तरफ जो है ना खिसके, जहां पर स्थिर है वहीं पर स्थिर रहे। तो इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा कि जो ये बल है वो किस प्रकार का बल है, तो संतुलित बल है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि प्रकृति में जो है मूलतः बल जो है 4 प्रकार के होते हैं
और वो कौन कौन से बल हैं, तो जो है विश्व में जो है सभी बल जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जो ये 4 बल हैं वो कौन कौन से बल है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल और प्रबल बल। ये जो 4 प्रकार के बल हैं दोस्तों, इसी के अंतर्गत जो है विश्व के सभी बल जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यहां पर कहा गया है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर है कि बताइए कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का जो पहला शहर है उसका नाम क्या है। तो बताइए जो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जो रोबोट है, रोबोट का उपयोग करने वाला जो भारत का पहला शहर है वो कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। दोस्तों जो इंदौर शहर है वो भारत का जो है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो है किस समूह के तत्वों का जो बाहरी कोष होता है वो पूर्ण होता है। बताइए। ऑप्शन है आपके 16वें, 18वें, 17वें या 15वें। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें। ठीक है। आइए इसमें देख लेते हैं क्या इसमें जो पॉइंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18वें समूह के तत्वों का जो बाहरी कोष दोस्तों होता है ये पूर्ण होता है। पहला पॉइंट आप लोग यहां से याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी जो है 1913 में मोसले द्वारा जो है ये दिया गया था। तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, यहां से बन के तैयार होता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको जो है किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे कि मोसले ने जो है 1913 ईस्वी में इसको दिया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों यहां से याद रखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 तत्व होते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। बताइए। जिसको इसका आंसर पता हो तो वो बताइए कि इसका जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडाइकनाल। ठीक है। इसको जो है दोस्तों पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विवादित फिल्म जो है पद्मावत, आप लोगों ने सभी लोगों ने ये फिल्म जो है देखी होगी कि जो विवादित फिल्म है ये पद्मावत जो है इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार है किसने निभाया था। बताइए। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, राणा दग्गुबाती, रणवीर सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। क्या हो जाएगा, रणवीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जानवर का रक्त गर्म होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस जानवर का रक्त गर्म होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कबूतर। दोस्तों जो कबूतर है जो इसका रक्त होता है ये क्या होता है, ये जो है इसका रक्त गर्म होता है। ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ से और भी इसके कुछ पॉइंट हैं तो यहाँ से देख लेते हैं कि कबूतर दोस्तों पक्षी वर्ग में आता है। पहला पॉइंट आप लोग ये पता होगा कि कबूतर क्या है, कबूतर पक्षी है, मतलब पक्षी वर्ग में आता है। ठीक है। और पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, नियत तापी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं, नियत तापी जंतु होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कि पक्षी वर्ग के प्राणी के शरीर जो है पंखों से ढका रहता है। जो पक्षी वर्ग होता है इनका शरीर होता है दोस्तों ये जो है पंखों से ढका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्ग में के मादा में बाईं अंडवाहिनी ज्यादा विकसित होती है। इसके बाद जो है दोस्तों कि सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं। कैसे होते हैं, अनियत तापी होते हैं। और इनके जो अंतः कंकाल जो है अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, इसका जो अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है, अस्थि का बना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक अगला पॉइंट है कि उभयचर वर्ग के प्राणी जो है अनियत तापी होते हैं। कैसे होते हैं, अनियत तापी होते हैं। और स्तनधारी वर्ग के जो प्राणी होते हैं
ये जो है उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है, सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से, दोस्तों ये जो पॉइंट है इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। बताइए कि वो कौन सा जानवर है दोस्तों जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन है पतंगा, हाथी, शार्क या पारपोसेस। क्या है इसका दोस्तों आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारपोसेस। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या पॉइंट इसमें बनता है इससे। दोस्तों जो पारपोसेस जानवर है पराध्वनि उत्पन्न करता है। पहला पॉइंट आप लोग यहां से याद रखेंगे कि जो पारपोसेस जानवर है दोस्तों ये जो है पराध्वनि उत्पन्न करता है। पराध्वनि तरंगे जो है 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, जो पराध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों ये जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की जो तरंगे होती हैं इनको जो है पराध्वनि कहते हैं। और इस ध्वनि को जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। दोस्तों जो पराश्रव्य तरंगे होती है इनको जो है मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इसके बाद है कि पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में होता है। ठीक है, दोस्तों जो पराश्रव्य ध्वनि का जो है प्रयोग जो है गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में होता है। इसके बाद है अगला पॉइंट है कि अवसर्व तरंगे जो है 20 हर्ट्ज से जो है नीचे की आवृत्ति होती है जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, इसके बाद है अगला है कि श्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है जिसे हमारा कान सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्न में से किस जो है मिशन के संस्थापक थे। बताइए कि जो दयानंद सरस्वती थे जो है निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे। दोस्तों इसके ऑप्शन है आर्य समाज, चिन्मय मिशन, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट है इनको देख लेते हैं। इसमें जो है बताया गया है दोस्तों कि जो दयानंद सरस्वती थे ये जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में किया गया। कहाँ किया गया? बॉम्बे में किया गया। और 1879 से आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो आप लोग यहां से याद रखेंगे कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आप लोग ये यहाँ से याद रखेंगे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने जो है सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और जो प्रार्थना समाज है दोस्तों इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? बताइए दोस्तों, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क टुली। किसको? मार्क टुली को जो है 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों के कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।